मांग का नियम, द लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग का जो नियम है ये एक अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें देखेंगे कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम जो है वो वस्तु की मांग की गई मात्रा और कीमतों में संबंध व्यक्त करता है। मांग का नियम क्या करता है? वस्तु की मांग की गई मात्रा और उसकी कीमतों में संबंध व्यक्त करता है। यानी कि अगर वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी मांग जो है वो कम होगी, और वस्तु की कीमत कम है तो उसकी मांग क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, इस प्रकार जो है वस्तु की मांग की गई मात्रा मतलब मांग और कीमत में जो है विपरीत संबंध होता है। ठीक है, मार्शल के शब्दों में मतलब मार्शल ने इस नियम की परिभाषा इस प्रकार दी है कि मांग की मात्रा जो है कीमत गिरने से बढ़ती है और कीमत बढ़ने से घटती है। इस प्रकार यह नियम कीमत तथा मांग के बीच जो है विपरीत संबंध व्यक्त करता है। यह नियम उस दिशा की ओर निर्देश करता है जिस दिशा में कीमत में परिवर्तन के साथ मांग में परिवर्तन होता है। चित्र में यानी कि अगर रेखा चित्र में मांग वक्र के ढलान से यह व्यक्त किया जाता है जो साधारणतया क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कीमत मांग का विपरीत संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य बातें समान रहे। यह वाक्यांश नियम की कुछ महत्वपूर्ण मान्यताओं की ओर निर्देश करता है जिसके आधार पर ही यह नियम जो है वो चालू रहता है। तो इसकी मान्यताएं क्या हैं? ये मान्यताएं इस प्रकार है। पहला है उपभोक्ता की रुचियों और अधिमानों में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि जो उपभोक्ता है उनका रुचि जो है और अधिमान वो दोनों समान रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। दूसरा है उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, यानी उपभोक्ता मतलब जो उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर रहे, मतलब उसमें न कमी हो न ज़्यादा हो। ठीक। तीसरा है रीति रिवाज में कोई परिवर्तन न हो, मतलब जो रीति रिवाज है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा है प्रयोग में आने वाली वस्तु साधारण हो, अर्थात श्रेष्ठता प्रदान करने वाली न हो, यानी कि उपभोक्ता जो वस्तु का प्रयोग करता है वो वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? वो साधारण हो। पांचवा है वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं हो, यानी कि उपभोक्ता जो है उस वस्तु को किसी और वस्तु के साथ चेंज न करे, मतलब जो वस्तु वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसी वस्तु का इस्तेमाल करे। नेक्स्ट है अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन न हो, यानी कि मार्केट में जो भी वस्तु है, जितनी भी वस्तु है उसकी कीमत वैसी ही रहे, किसी भी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो। और सातवां है भविष्य में वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन की आशा न हो, यानी कि आने वाले समय में भी जो वस्तु है उसके भी परिवर्तन में कोई आशा मतलब परिवर्तन की कोई गुंजाइश न हो, यानी कि आने वाले समय में भी वस्तु मतलब वस्तु का जो मूल्य है वो न बढ़े न घटे। ठीक है। नेक्स्ट वस्तु विशेष के गुण में परिवर्तन नहीं हो, यानी कि वस्तु जो जैसा है वो वैसा ही रहे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। नेक्स्ट उपभोक्ता की आदतें यथास्थिर रहे, यानी जो उपभोक्ता है उसकी भी आदत स्थिर रहे, यानी कि वो भी जो जिस चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वस्तु का वो प्रयोग कर रहे हैं वो उसी वस्तु का प्रयोग करें। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो आज इस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, कल इस वस्तु को छोड़ के वो किसी और वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ न हो। कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें समान रहे, यानी कि उपभोक्ता की रुचियां भी समान रहे, उनका आय भी स्थिर रहे, रीति रिवाज जो है उसमें भी कोई परिवर्तन न हो, और जो वस्तु का वो प्रयोग करता है वो वस्तु साधारण हो, उस वस्तु के जगह पे कोई और वस्तु को वो स्थान न दे, फिर वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन न हो, भविष्य में भी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की आशा नहीं हो, वस्तु के गुण में भी कोई परिवर्तन नहीं हो, और उपभोक्ता की आदतें जो है वो भी स्थिर रहे। इन मान्यताओं के होने पर ही मांग के नियम क्रियाशील होता है। यदि इनमें से किसी एक में भी परिवर्तन आ जाए तो यह चालू नहीं होगा, यानी अगर इस सब में से जो है कोई किसी एक में परिवर्तन अगर हो जाता है
तो फिर ये नियम जो है, ये नियम चालू नहीं रह सकता है। अब देखते हैं मांग वक्र के नीचे की ओर ढालू होने के क्या कारण है। तो मांग वक्र जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है। ऐसे एक क्वेश्चन भी होता है कि मांग वक्र जो है वो मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है या दाएं से बाएं की ओर ढालू होता है। तो मांग वक्र जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर क्या होता है, ढालू होता है। इसके कारण मांग नियम की क्रियाशीलता को भी स्पष्ट करते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, यानी कि मांग वक्र के नीचे ढालू होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है मांग का नियम जो है वो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है। तो मांग का नियम जो है वो किस पर आधारित है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। यानी कि कोई भी उपभोक्ता है वो किसी वस्तु को अधिक तभी खरीदेगा जब उस वस्तु की कीमत क्या होगी, कम होगी। मान लीजिए अगर कोई वस्तु बहुत महंगा है तो वो क्या होगा, अगर कोई खरीदता है तो वो उसका कम मात्रा खरीदेगा, और अगर कोई वस्तु सस्ती है तो उसका वो अधिक मात्रा खरीदेगा। ठीक है, कम इकाइयां प्राप्त होने पर उपयोगिता अधिक होगी और उपभोक्ता वस्तु के लिए अधिक कीमत देने के लिए तैयार होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कम कीमत पर मांग अधिक होगी और अधिक कीमत पर मांग कम होगी। इस कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। दूसरा है हर वस्तु के कुछ उपभोक्ता होते हैं, परंतु जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो नए उपभोक्ता उसको खरीदने लगेंगे, जिससे मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत बढ़ने से कई उपभोक्ता वस्तु का उपभोग बंद या फिर कम कर देंगे, जिससे मांग कम हो जाएगी। अतः उपभोक्ता द्वारा कीमत प्रभाव के कारण वस्तु के अधिक प्रयोग या परित्याग करने से भी मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। ठीक है, यानी कि देखिए कुछ वस्तु जो होते हैं उसके कुछ उपभोक्ता होते हैं, यानी कि कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो उसी वस्तु का मतलब, जैसे अगर कोई उपभोक्ता मान लीजिए कि वो चाय पसंद करता है, ठीक है, तो वो किसी भी कीमत पर चाय ही पिएगा। और कुछ उपभोक्ता हैं जो कि कॉफ़ी पसंद करते हैं तो वो कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, लेकिन अगर चाय और कॉफ़ी दोनों का कीमत समान हो जाएगा तो जो कुछ उपभोक्ता ऐसे होंगे जो चाय पीते हैं वो कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है और कुछ उपभोक्ता जो हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, हो सकता है कि वो चाय की ओर आ जाए। तो इस प्रकार क्या होगा, इससे भी कीमत जो है प्रभावित होती है। कम कीमत पर मांग अधिक होगी और अधिक कीमत पर मांग कम होगी। इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढालू रहता है। दूसरा है कीमत प्रभाव, यानी कि हर वस्तु के कुछ उपभोक्ता होते हैं, परंतु जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो नए उपभोक्ता उसको खरीदने लगेंगे, जिससे मांग बढ़ जाती है। ठीक है, यानी देखिए हर वस्तु जो होता है उसके कुछ उपभोक्ता होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चाय पसंद है, ठीक है, वो चाय पीते हैं। और इसी तरह जब अगर कॉफ़ी है, ठीक है, अगर कॉफ़ी का भी मूल्य अगर कम हो जाता है तो कुछ ऐसे उपभोक्ता होंगे जो चाय से डाइवर्ट होकर वो कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार नए उपभोक्ता उसको खरीदने लगेंगे, जिससे मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत बढ़ने से कई उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग बंद या फिर कम कर देंगे। अब मान लीजिए कि अगर कुछ उपभोक्ता है जो कि कॉफ़ी पी रहा है, ठीक, अगर कॉफ़ी का मूल्य बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो क्या करेंगे, उसका उपभोग जो है कम कर देंगे, या फिर वो चाय पीना शुरू कर देंगे, या फिर उसके जगह पे कुछ और लेना शुरू कर देंगे, या नहीं तो वो अगर वो कॉफ़ी का ही उपभोग करते हैं तो वो उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, जिससे क्या होगी, मांग कम हो जाएगी।
अतः उपभोक्ता द्वारा कीमत प्रभाव के कारण वस्तु के अधिक प्रयोग या परित्याग करने से भी मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। तीसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, उसका अगर कीमत कम हो जाता है तो उपभोक्ता जो है उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसका मूल्य ये मान लीजिए 100 रुपये में 2 पेन आपको मिल रहा है, ठीक, लेकिन इसकी कीमत कम हो गई, ठीक, इसकी कीमत अगर आधी हो जाती है, अगर 25 रुपये हो गए तो 100 रुपये में फिर ये कितने पेन आएंगी? 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 50 रुपये, अगर आपको 2 पेन की ज़रूरत है तो 50 रुपये में 2 पेन हो जाएगा और 50 रुपये क्या हो जाएगा आपके पास बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ गया। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तु की पहले जितनी मात्रा खरीदने पर उसे अब कम मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है। यानी अगर यही पेन है, ठीक, फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर ये पेन जो है 100 रुपये में हम 2 खरीदते थे और अगर इसका मूल्य जो है, इसका मूल्य बढ़कर 100 रुपये हो गया, ठीक है, 100 रुपये में एक ही पेन मिलेगा। तो अब क्या हो गया, जहाँ पहले आप 100 का 2 पेन मिल रहा था, अब 100 का क्या हुआ 1 पेन, यानी अगर हमको 2 लेना है तो और 100 रुपये खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, घट गया, वस्तु का मूल्य बढ़ गया। तो इसीलिए वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है। इसे ही आय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अधीन वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है और साथ ही बढ़ी हुई आय का कुछ भाग दूसरी वस्तुओं की भी अधिक मात्रा खरीदने पर खर्च करेगा। जैसे दूध की कीमत कम होने पर वह दूध की अधिक मात्रा तो खरीदेगा ही, पर साथ में अन्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ा देगा। परंतु कीमत बढ़ने पर वह दूध की मांग क्या कर देगा, कम कर देगा। साधारण वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का आय प्रभाव धनात्मक होता है। इसी कारण मांग वक्र जो है नीचे की ओर ढालू होता है। चौथा है स्थानापत्ति प्रभाव। इसमें क्या है, स्थानापत्ति प्रभाव, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने का दूसरा प्रभाव स्थानापत्ति प्रभाव होता है। किसी वस्तु की कीमत कम हो जाने पर परंतु उसके स्थानापन्नों की कीमतों में कोई परिवर्तन न होने पर उपभोक्ता उस वस्तु को स्थानापन्नों के स्थान पर अधिक खरीदेंगे, जिससे उनकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके विपरीत स्थानापन्नों की कीमत स्थिर रहने पर यदि विचाराधीन वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इस वस्तु का उपयोग कम कर देंगे और स्थानापन्नों को अधिक खरीदेंगे, जिससे वस्तु की मांग जो है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय की कीमत कम होने पर परंतु कॉफ़ी की कीमत स्थिर रहने पर चाय की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे उलट चाय की कीमत बढ़ने पर इसकी मांग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हर समाज में लोगों की वैयक्तिक आय जो है वो भिन्न होती है, परंतु अधिकतर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी आय कम होती है। मांग वक्र का नीचे की ओर ढालू होना इन्हीं व्यक्तियों पर निर्भर करता है। यानी मांग वक्र जो है वो नीचे की ओर ढालू जो होते हैं वो किन पर निर्भर करता है, ऐसे व्यक्ति पर निर्भर करता है जिनकी आय जो है वो कम होती है। साधारण लोग कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा तथा कीमत बढ़ने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदते हैं। यानी साधारण लोग जो हैं वो अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी अधिक मात्रा खरीदते हैं। यानी कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय लोग जो हैं अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी जो है वो अधिक मात्रा को खरीदता है, और उसी प्रकार जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो उसको जो है कम मात्रा में खरीदते हैं। धनी लोगों पर मांग वक्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे
अधिक कीमत पर भी वस्तुओं की पहली जितनी मात्रा खरीदने में समर्थ हैं। यानी जो धनी लोग हैं उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसे अधिक रहते हैं, इसीलिए वो अधिक कीमत की वस्तु भी जो है अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए धनी लोगों पे कोई विशेष प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, कई वस्तुओं व सेवाओं के भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं जो मांग वक्र की ऋणात्मक ढाल को प्रभावित करने में सहायक होते हैं। ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने पर उनका प्रयोग केवल अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा, जिससे उनकी मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत कीमत गिर जाने पर उनका प्रयोग कई प्रकार के कार्यों में किया जाएगा, जिससे उनकी मांग बढ़ेगी। जैसे बिजली की दर अधिक होने पर उसका प्रयोग केवल घरों में रोशनी के लिए किया जाएगा, परंतु यदि रेट कम हो तो लोग इसका प्रयोग खाना बनाने, पंखे, हीटर आदि चलाने में करेंगे। यानी कि अगर जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में बिजली की ही दर को दिया हुआ है कि अगर बिजली का दर जो है वो अधिक हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, जो ज़रूरत जहाँ पे रहता है लोग वहीं का बल्ब जो है वो ऑन करते हैं, या फिर फालतू जो है फैन वगैरह ये सब जो है नहीं चलाते हैं, एसी वगैरह का प्रयोग जो है वो कम करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मांग नियम के कुछ अपवाद भी हैं। मांग नियम के अपवाद हैं, तो मांग नियम के क्या अपवाद हैं उसको देखते हैं। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ अवस्थाओं में मांग वक्र जो है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढालू होता है। यानी देखिए ये बाएं से किधर जा रहा है, दाएं हो जा रहा है, ऊपर की ओर ढालू हो रहा है, अर्थात इसकी ढलान जो है वो क्या होती है, ये ढलान क्या होती है, ये धनात्मक होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में उपभोक्ता वस्तु की कीमत बढ़ने पर अधिक और कीमत गिरने पर कम मात्रा खरीदते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, डी वक्र जो है वो ऊपर की ओर ढालू मांग वक्र के अनेक कारण बताए जाते हैं। इसका पहला कारण है युद्ध। ठीक है, यदि युद्ध या आपातकालीन स्थिति के पूर्व अनुमान के कारण वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाने की आशंका हो तो कीमत बढ़ने पर भी लोग स्टॉक करने के लिए वस्तु की अधिक मात्रा जो है वो खरीदने लगते हैं, जिससे मांग बढ़ जाती है। यानी कि अगर लोगों को पहले से आभास हो जाए कि कुछ इस तरह की चीज़ होने वाली है, मान लीजिए युद्ध होने वाला है, तो उसमें लोगों को पता है कि वो काफ़ी समय तक घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, खाने पीने की चीज़ें या फिर जो ज़रूरी सामान है उसको पहले से ही खरीद कर जो है वो स्टॉक करने लगते हैं। तो क्या होती है, उसकी जो है मांग जो है वो बढ़ जाती है। अगर उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है तब भी उसकी मांग जो है बढ़ जाती है। दूसरा है मंदी की स्थिति में। मंदी के दौरान कीमतें कम होने पर भी लोग वस्तुओं की कम मात्रा ही खरीदते हैं। ऐसा इसलिए कि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, मंदी के समय में, ठीक, इसका फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि कोरोना काल में क्या हुआ था, जब बहुत लोगों की जो है रोजगार विहीन हो गए थे। ठीक है, तो उस समय क्या होती है, अगर बहुत सारी चीज़ थी जिसका मूल्य कम भी हो गया था, लेकिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे जो वो उस चीज़ों को खरीद सकते थे, तो उस समय भी लोग सिर्फ उसी चीज़ को खरीदते थे जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। ठीक है, तो मंदी के समय में भी कीमत कम होने पर भी लोग जो है वो क्या करते हैं, वस्तुओं की कम ही मात्रा को खरीदते हैं। तीसरा है गिब्सन विरोधाभास। गिब्सन विरोधाभास क्या है? ये मार्शल के अनुसार गिब्सन विरोधाभास के कारण मांग वक्र की ढलान धनात्मक होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु जैसे गेहूं जो जीवन के लिए आवश्यक है और उसकी कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता मांस और मछली जैसी खाने की महंगी वस्तुओं का उपभोग घटाने को विवश हो जाते हैं, और गेहूं फिर भी सबसे सस्ती होने के कारण इसका उपभोग बढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो चीज़ हमारे रेगुलर लाइफ में जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं, चावल, इसका हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपभोग करते हैं,
तो अगर उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, उसको खाना तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ जैसे खाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो जैसे मांस मछली का सेवन करते हैं या फिर और भी कुछ चीज़ें खाते हैं तो उसमें वो कटौती कर लेंगे, लेकिन जो दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं, ठीक है, दैनिक उपभोग की जो चीज़ें हैं जैसे गेहूँ चावल, इस सब में वो कटौती नहीं करते हैं। इसी प्रकार कीमत बढ़ने पर भी आवश्यक वस्तुओं की मांग गरीबों की ओर से बढ़ती है। मार्शल का उपरोक्त उदाहरण विकसित देशों पर लागू होता है। इसके विपरीत बहुत घटिया वस्तु जैसे मक्का की कीमत कम होने से उपभोक्ता इसके स्थान पर बढ़िया वस्तु जैसे गेहूं का उपभोग अधिक कर देंगे, जिससे मक्का की कीमत कम होने पर भी उसकी मांग भी कम हो जाएगी। इससे गिब्बन विरोधाभास के कारण मांग वक्र जो है वो ऊपर की ओर ढालू होता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन प्रभाव। इसमें क्या है, यदि उपभोक्ता दिखावटी उपभोग या प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित है तो वे कीमतों के बढ़ने पर भी ऐसी वस्तुएं खरीदना चाहेंगे जो उन्हें सम्मान प्रदान करने वाली हो। इसके विपरीत ऐसी वस्तुओं की कीमतें कम होने पर उसकी मांग कम होती है, जैसे हीरे जवाहरात, फैशन की वस्तुएं आदि। यानी कि जो समाज में एक तरह से जो दिखावटी चीज होते हैं उसकी कीमत अगर अधिक भी हो तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे। ठीक है। चौथा प्रदर्शन प्रभाव। इसमें क्या है, उपभोक्ता जो है वो दिखावटी उपभोग या प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित है तो वे कीमतों के बढ़ने पर भी ऐसी वस्तुएं खरीदना चाहेंगे जो उन्हें सम्मान प्रदान करने वाली हो। यानी दिखावटी जो वस्तु होते हैं उस पे भी अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं समाज में जो वो दिखाने के लिए भी बहुत महंगी से महंगी चीज़ें जो हैं वो खरीदते हैं, ठीक है, जो उन्हें सम्मान प्रदान करने वाली हो। इसके विपरीत ऐसी वस्तुओं की कीमतें कम होने पर उनकी मांग कम होती है। ठीक है, जैसे हीरे जवाहरात, फैशन की वस्तुएं आदि। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जितने भी महंगे हो लेकिन दिखावटी फैशन के लिए जो है इसका उपभोग किया जाता है या इसको खरीदा जाता है। नेक्स्ट है अज्ञानता प्रभाव। अज्ञानता, उपभोक्ता जो है वो अज्ञानता प्रभाव के कारण ऊंची कीमत पर भी ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो अपनी कीमत भ्रांतिजनक पैकिंग, लेबल आदि के कारण धोखे से कुछ और समझ ली जाती है। यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है, ठीक है, उसका लेबल, उसका पैकेट मतलब इतना अच्छा होता है जिसके कारण जो है लोग धोखा खा जाता है और उसको खरीदता है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं सस्ती होने पर भी अधिक नहीं बिकती क्योंकि उसकी पैकिंग, लेबल और आदि आकर्षण जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सट्टा। सट्टा, मार्शल सट्टे को भी मांग के महत्वपूर्ण अपवादों में से एक मानता था। उनके अनुसार सट्टोरियों के दलों की होड़ के कारण मांग पर मांग का नियम लागू नहीं होता। एक ग्रुप जो किसी वस्तु की बहुत अधिक मात्रा मार्केट में फेंकना चाहता है प्रायः उस वस्तु को खुल्लम खुल्ला खरीदना शुरू कर देता है। ठीक है। इस प्रकार जब वह ग्रुप वस्तु की कीमत बढ़ा देता है तो चुपचाप और अपरिचित दिशाओं के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा बेचने की व्यवस्था कर लेता है। यानी ये सब एक तरह से जो सट्टा मार्केट होता है या जो शेयर बाजार होते हैं उसमें भी इस तरह से करते हैं कि जैसे कोई शेयर है उसकी बहुत सारा शेयर खरीद लिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, अचानक से जो है उस शेयर का दाम रातों रात बढ़ जाता है। ठीक, जब उसका दाम बढ़ने लगता है तो लोग जो है वो देखते हैं कि अरे ये इस शेयर का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं और उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। जब उसकी कीमत बहुत अधिक हो जाता है तो जो सट्टोरिये होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम से अपना पूरा शेयर जो है वो निकाल कर बेच देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मांग नियम के कुछ अपवाद भी हैं जो कि युद्ध, मंदी,
गिब्बन विरोधाभास, प्रदर्शन प्रभाव, अज्ञानता प्रभाव और सट्टा के रूप में दर्शाए गए हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मांग का नियम और मांग के अपवाद जो हैं वो समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।